हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। उसका सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पर लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। यानी हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब ये मैट्रिक्स है ना बेटा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यानी हॉरिजेंटल जो लाइनें इस तरह होती हैं इन्हें रोज़ कहते हैं। तो नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इन्हें कॉलम कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स। वो भी 2 हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पार्ट नंबर 2 है, बी वाला, इज़ इक्वल टू 3 4 7। अब इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइनें गिननी है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज़ हैं, इसको m सिंबल भी होता है इसका, इसको m से भी शो करते हैं, ठीक है। 3 है। और बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स n वो 1 है, 1 है। यानी रोज़ 3 है और कॉलम, ये निशान आपने नहीं लगाना, ये समझाने के लिए मैंने लगाया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। जैसे इसका पार्ट 1 है, a बराबर है 1 0। अब मैंने इसका ऑर्डर लिखना है कि इसका ऑर्डर कितना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो 1 है। यानी 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/1। ये जो दरम्यान में मैंने लगाया ना, इसको डैश के सिंबल के साथ शो करते हैं। और मैंने इससे पिछले सवाल में बताया था कि रोज़ को m कहते हैं और कॉलम को n कहते हैं, तो ऑर्डर को कहते हैं m/n। तो 2 रो हैं तो 2/1, तो ये 2/1 इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक पार्ट और करता हूँ, ये बी वाला लिखा हुआ है 3 4। अब इसमें एक रो है, नंबर ऑफ रोज़ m 1 रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स n जो है वो 2 हैं। यानी वर्टिकल लाइनें 2 हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 1/2। यानी बी नाम है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आएगा, सी नाम है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी आएगा। यानी जो मैट्रिक्स का नाम है वो यहाँ पे नाम आ जाएगा, और ये दरम्यान में डैश लगी हुई है सेपरेट करने के लिए, 1/2। यानी अगर 2 रो हैं 2 कॉलम है तो 2/2 आ जाएगा, 3/2 इस तरीके से आएगा। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने की बेटा ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इज सेम, और सेकंड है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, लिखा हुआ है 0 3 4 1, 0 3 4 1। अब इसमें देखें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो लिखेंगे ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ऐसे ही इसका अगर मैं देखूं कि 2/2 वाला और कौन सा है, तो ये एफ़ पार्ट नज़र आता है। एफ़ में लिखा हुआ है 3 - 3 3 3 + 1 1।
अब ये जो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं ना, जिनके दरम्यान में माइनस है प्लस है, इसको पहले प्लस माइनस कर लें। 3 - 3 0, 3, 3 + 1 4 और 1। मीन जैसे ये वाला पार्ट है, अब इसमें 5 + 4 हो रहा है, तो पहले इनको ऐड कर लेंगे, 9 बन जाएगा, -8 + 1 -7 बन जाएगा। यानी उसका ऑर्डर देखने से पहले आपने इनको प्लस माइनस, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3s are 2 2s are 4 + 4 2 - 1, यानी इनको ऐड प्लस माइनस कर लेना है, फिर इसका ऑर्डर बनाना है। अब मैंने प्लस माइनस कर लिया ना, तो अब देखें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो आएगा 2/2, यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ए वाले का और एफ वाले का ऑर्डर सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन पूरी हो गई कि ऑर्डर सेम। सेकंड कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी जो जहाँ पे लिखा नंबर है, ये 0 है ना, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो एफ़ में भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0। 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है। 4 लिखा हुआ है, 4। 1 लिखा हुआ है, 1। यानी जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे सेम है, 0 0 के बराबर, 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, 1 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है ए जो है वो एफ़ के इक्वल है, बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। अब जैसे कि इसका सवाल नंबर 4 है, अब इसमें बाकी पार्ट्स आपने ढूंढने हैं कि कौन से इक्वल हैं। जैसे बी जो है वो डी के इक्वल लग रहा है कि बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है। इस तरीके से आपने बाकी जो है वो चेक करने हैं। सवाल नंबर 4 है, उस पर लिखा हुआ है ए जमा सी B - 1 C - 3 D + 4 इक्वल है 5 8 6 4। वो कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। इधर मैंने इक्वल टू का साइन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C D। आपने क्या करना है, सवाल में A B C D निकालना है। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, इसका मतलब है कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, 2 रो हैं 2 कॉलम है इसमें भी। और सेकंड यहाँ पे ये सॉरी A + 2 है। और सेकंड ये है कि इसमें जो एंट्रीज है वो, यानी A + 2 5 के बराबर होगा, B - 1 यहाँ पे 6 लिखा है, 6 के इक्वल होगा, और C - 3 8 के इक्वल होगा, D + 4 4 के इक्वल होगा। यानी A + 2 5 के, C - 3 8 के, B - 1 6 के, D + 4 4 के बराबर। A निकालना है, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। यानी A निकालना है, 2 इधर जमा है, उधर माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, 5 में से 2 माइनस किए 3 रह गए। अब मैंने B निकालना है, -1 है, इधर आके +1 हो गया। C फाइंड आउट करना है, 3 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 3 11। और D निकालना है, 4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 4 0 हो गया। तो इस तरीके से आप A B C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, सवाल नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपने x और y निकालना है। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो 2x + 1 को 9 के इक्वल लेंगे और 5 को y के इक्वल लेंगे, तो y की वैल्यू तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। 2x + 1 को 9 के इक्वल लेके देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 6 में a + b को 10 के इक्वल, यानी पहले हम लिखेंगे a जमा b 2b - 1 3b + 2 और 4 इक्वल है, बराबर है 10 11 5c। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जब दरम्यान में इक्वल आ गए तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। a + b 10 के इक्वल होगा, 2d - 1 5 के इक्वल होगा, 3b + 2 11 के इक्वल होगा, और 4 जो है वो c के बराबर होगा। अब देखें c की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो गई है कि c की वैल्यू 4 है, क्योंकि c के साथ कोई नंबर नहीं है प्लस में, माइनस में या मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे a + b 10 है, या मुझे a या b पता हो तो हम सेकंड वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। इसमें d निकाल सकते हैं, 1 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 हो गए, यानी -1 इधर आके ऐड हो गया,
बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 आ गए। अब यहाँ पे मैं बी निकालना चाहता हूँ तो 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, ये 9 आ गया। अब बी निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, बी बराबर है 9/3, यानी 3 को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे 9 को 3 पे तो बी की वैल्यू 3 आ गई। मीन पहले +2 उधर जाके माइनस हो गया, 11 में से 2 माइनस किए 9 रह गए। अब बी निकालना है, बी के साथ 3 के दरमियान में ना यहाँ पे साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट कर लेते हैं, +3 उधर जाके -3, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उस पर लिखा हुआ है P जमा Q 11 5 P - 2Q इक्वल है, बराबर है 6 5 11 0। यानी क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है हमें, P + Q है, 5 है, 11 है, P - 2Q है, 6 5 11 0 है, और हमने P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। अब हम लिखेंगे P + Q = 6, 5 के बराबर है, उसको लेने का फ़ायदा नहीं क्योंकि हमने P और Q फाइंड आउट करना है। 11 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जहाँ पे 11 लिखा ना वहाँ पे भी उधर भी 11 ही है। P - 2Q 0 के बराबर है। अब देखें ये P है, ये भी P है, इस P के शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, नंबर नहीं है तो 1 लिखा होगा। ये जमा 1 Q है, ये -2Q है, Q बराबर नहीं है, P बराबर है, जमा P है, जमा P है। इसको कैंसिल करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया और 0, क्योंकि एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो दूसरा निकालेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। जमा P -P कैंसिल हो गया, जमा 1Q जमा 2Q 3Q हो गए, 6 में से 0 माइनस किए 6 आ गए। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस तरह Q की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। अब आप कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं P + Q = 6, P जमा Q बराबर है 6, P Q की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 बेटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर देंगे और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 रहेगी। इसी बेशक आप सेकंड इक्वेशन लेके उसमें पुट कर सकते हैं, तब भी जवाब जो है वो सेम आएगा। तो P की वैल्यू 4 आ गई और Q की 2, तो आप लोगों ने 3.1 जो है वो मुकम्मल करनी है।